आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अभी जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मुझे सुनने के लिए आए। मैं डॉक्टर बुदला कोटी आपके सितारगंज का ही निवासी हूं, गन्ना सोसाइटी के सामने रहता हूं। काफी लोग जानते होंगे, देखा भी होगा। मैंने अभी आपको किशोर कुमार का एक गाना सुनाया था, जो किशोर कुमार ने आज से 40-45 साल पहले गाया था, लेकिन वो गाना आज के परिवेश पर फिट बैठता है। ये हमको और तुमको खूब लड़ाएंगे, ये कुर्सी के भूखे देश बेच खाएंगे। तो 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर आई है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर इस देश के अंदर आए हैं, और जहां जहां भी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो काम किए। हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर आपस में इतना लड़वा दिया है कि हमारे बच्चों के दिमाग में भी एक खाई खोद दी गई है। एक बहुत ऊंचा पहाड़ बना दिया गया है, नफरत का पहाड़। 70-80 सालों तक कांग्रेस ने और आपके और हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की थी, भाईचारे का बीज बोने की मेहनत की थी, पिक्चरों के जरिए मेहनत की थी, देशभक्ति गानों के जरिए मेहनत की थी, अच्छे अच्छे टीवी एड के जरिए मेहनत की थी, और कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी, जैन, कितने ही धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस भाईचारे की व्यवस्था को तोड़ दिया है। समाज को खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश जितनी ये कर सकते थे कर दी है, और उसमें हर आदमी शामिल है। दूध का धुला कोई भी नहीं है यहां पर, चाहे यहां के विधायक हमारे बहुगुणा जी ही क्यों ना हो। गलत को गलत बोलने की हिम्मत उनमें नहीं है, क्योंकि उनकी कुर्सी उस सत्ता के सहारे चलती है। अच्छे आदमी हैं, आदमी बुरे नहीं हैं, क्योंकि मैं खुद बहुगुणा को नजदीक से जानता हूं, कई बार मिला हूं। लेकिन हमें अच्छा नेता बनना है। आदमी अच्छा, हर आदमी अच्छा है, नेता अच्छा चाहिए, और नेता अच्छा वो है जो सामाजिक भाईचारे की बात करे। नेता अच्छा वो है जो समाज के सभी धर्मों को जोड़ने की बात करे, क्योंकि नेता किसी एक धर्म का नहीं होता, नेता समाज का होता है। नेता सभी धर्मों का एक प्रतिनिधि होता है। हमको एक ऐसा आदमी चाहिए, और मेरे जैसा आदमी मैं यकीन दिलाता हूं आपको नहीं मिलेगा। यकीन मानिए कि मेरे जैसा आदमी आपको नहीं मिलेगा, और मैं इस बात को कई बार प्रदर्शित कर देता हूं, अकेले खड़े होकर, अकेले माइक उठाकर, अकेले बोर्ड उठाकर रोड पे भी खड़ा दिखाई दे जाता हूं शहर के अंदर, क्योंकि मैं वास्तव में इस सामाजिक संरचना को बचाए रखने के लिए लड़ना चाहता हूं। तो आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अपने अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बना लीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने चाहने वालों तक सबको फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि मेरी आवाज जब आपकी आवाज से मिल जाएगी तो हम एक नई दिशा की तरफ इस देश को, इस समाज को लेकर जाएंगे। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। कांग्रेस ने कई साल पहले, आपने इस एड को टीवी पर देखा होगा, धर्मों को जोड़ने की कितनी अच्छी विचारधारा थी, कितनी अच्छी सोच थी। भाईचारे को डेवलप करके हीन भावना को मिटाने की एक सोच हमारे कांग्रेस सरकारों ने हमें दी थी, हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी, और आज वही सोच हम अपने बच्चों को देते हैं। हम अपने बच्चों से धर्म के आधार पर लड़ने की बात नहीं करते, क्योंकि कोई भी मजहब लड़ाई की बात नहीं कर सकता। मैं एक नास्तिक आदमी हूं, पूजा पाठ नहीं करता, स्पष्ट बता देता हूं। मैं एक नास्तिक आदमी हूं, पूजा पाठ नहीं करता, मैं किसी भगवान में भरोसा नहीं करता, मैं किसी अल्लाह को नहीं मानता, मैं किसी वाहे गुरु को नहीं मानता। मेरे लिए विज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है, और हर चीज साइंस है, हर चीज विज्ञान है।
मैं एक साइंटिफिक अप्रोच का आदमी हूं। मेरी लड़ाई इस समाज को बचाने की लड़ाई है। अगर मैं इस जीवन में हिंदू हूं तो मैं इसलिए हूं क्योंकि मैंने हिंदू मां की कोख से जन्म लिया, एक हिंदू परिवार की कोख में एक हिंदू परिवार के घर में जन्म लिया। अगर मैं एक मुस्लिम मां की कोख से पैदा होता, एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेता तो मैं मुस्लिम होता। मैं एक सिख मां की कोख से पैदा होता तो मैं सिख होता, और मैं ईसाई मां की कोख से पैदा होता तो मैं ईसाई होता। मैं इस देश में पैदा हुआ हूं इसलिए मैं भारत का हूं। मैं अमेरिका में पैदा होता तो मैं अमेरिका का होता। तो सीधी सी बात है, हमें क्या मिलेगा, कौन सा धर्म मिलेगा, कौन सी मां मिलेगी, कौन सा बाप मिलेगा, कौन सा देश मिलेगा, ये हमारे हाथों में नहीं है। हम मनुष्य जीवन में आए हैं, बस ये सबसे बड़ी बात है। और इस जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि अपने समाज को हम बचाकर रखें, क्योंकि समाज ही देश है, देश समाज नहीं है। जमीन की बाउंड्रियां बदलती रह सकती हैं, 50 बार बदली हैं। 1947 में पुराना भारत टूटकर पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान टूटा बांग्लादेश बना। उससे पहले अंग्रेजों ने बर्मा को हमसे तोड़ा। तो टुकड़े हमेशा जमीनों के होते हैं, और समाज जो है किसी देश की नींव है, उस देश की व्यवस्था को मजबूत करता है। तो आज माहौल कितना भी गंदा क्यों ना हो, हमारी सोच अच्छी ही होनी चाहिए कि हमने इस समाज को बचाकर रखना है। तभी हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, वरना नफरत का जो बीज आज भारतीय जनता पार्टी ने बो दिया है, ये बहुत गंदा बीज है। छोटी छोटे एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बीच में लड़ाइयां खून खराबे तक पहुंच जाती हैं। जो कभी बच्चों की लड़ाई कहलाती थी, आज वो धर्म पर आधारित लड़ाई बनकर चाकू मार देना, बंदूक चला देना, तलवार से काट देना जैसी लड़ाइयों में बदल चुकी है। और इस सब के लिए जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का हर वो नेता जो गलत को गलत नहीं कह सकता, जो उसको भी सच सही और सही साबित करने की कोशिश करता है, हर वो आदमी गलत है। और मैं उस आदमी का विरोधी हूं, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। मेरी लड़ाई विकास की लड़ाई है, और विकास की लड़ाई में पहली बात आती है शिक्षा की लड़ाई, एजुकेशन। मेरे लिए एजुकेशन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, क्योंकि शिक्षा मां का वो दूध है जो बच्चे को दहाड़ना सिखाता है, जो अच्छे बुरे की पहचान करना सिखाता है, जो अपने हक के लिए लड़ना सिखाता है। और यही इंसान और जानवर में अंतर है कि इंसान अपने हक की बात करता है और जानवर डंडे के सहारे पर चलता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा में बदलाव बहुत जरूरी है। और शिक्षा की व्यवस्था को 2014 के बाद से बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना, मैं नहीं जानता, लेकिन मोदी जी की सरकार का डेटा है जो उन्होंने लोकसभा में दिया था कि भारत में 1,20,000 प्राइमरी सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 1,20,000, एक दो नहीं, 1,20,000। मतलब कि क्या है, जिस सरकारी स्कूल को आपको इंग्लिश मीडियम बनाना था, जिस सरकारी स्कूल में आपने 10, 12, 15 कमरे बनाने थे, जिस सरकारी अस्पताल में आपने हर विषय का टीचर रखना था, आपने ये सब नहीं किया। आपने उसे बंद करना जायज समझा, क्योंकि आप नहीं चाहते देश के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। आप चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे ठेला लगाते रहें, पंचर जोड़ते रहें, और आप चाहते हैं कि हिंदू समाज के बच्चे कांवड़ उठाकर उपद्रव मचाते रहें। आजकल 50 वीडियो यूट्यूब पे दौड़ रहे हैं, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़। देखिए क्या हाल मचा रखा है मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हरिद्वार। क्योंकि अनपढ़ और जाहिल रहेंगे बच्चे तो इनकी कुर्सी बची रहेगी। ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, या एक अच्छी सोच का नेता बने। ये खुद साले 10 पास, 8 पास, 5 पास हैं। मोदी खुद 5 पास भी नहीं है। इनका बिहार का मुख्यमंत्री 8 पास, इनका योगी आदित्यनाथ 12 पास। ये जो 8 पास, 10 पास, 12 पास होते हैं, ये अनपढ़ों की श्रेणी में आते हैं। मैं इनको पढ़े लिखों की श्रेणी में नहीं गिनता।
क्योंकि दिमाग का विकास नहीं होता। जिसने यूनिवर्सिटी नहीं देखी उसके दिमाग का विकास हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को मानता हूं। यहां पर बच्चे खड़े हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता देना बेटा। इस शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। सारे सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाने का सपना मैं देखता हूं, क्योंकि मेरे जमाने में कौन से अंग्रेजी मीडियम के स्कूल होते थे? यही सरकारी स्कूल थे, लेकिन टीचर थे। चटाई बिछाकर पढ़ाई होती थी, लेकिन होती थी। भोजन देकर थाली और गिलास बजवाने के लिए स्कूल नहीं बुलाया जाता था। मैं इस शिक्षा का विरोधी हूं। और जिस दिन सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम बन जाएंगे, जिस दिन वहां हर विषय का टीचर हो जाएगा और उन टीचरों की ड्यूटी फालतू कामों में नहीं लगेगी, जिस दिन खाना खिलाने का सिस्टम वहां पर बंद हो जाएगा, उस दिन वहां हर बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले पाएगा। और हर बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले पाएगा, तब जाकर प्राइवेट स्कूलों की एजुकेशन और सरकारी एजुकेशन को हम बराबर ला पाएंगे। ऐसे स्कूल बनाने पड़ेंगे कि प्राइवेट स्कूल से निकलकर बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ भागे, जैसा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया, पंजाब में किया। कमाल की बात है, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ हमेशा की जाएगी। वो किसी पार्टी का हो सकता है, वो कैसा भी आदमी हो सकता है। आज खुद मोदी सरकार का ये डेटा है, भारत में पंजाब सरकार के स्कूल नंबर 1 है। ये अरविंद केजरीवाल नहीं कह रहा, ये मोदी सरकार कह रही है। तो मेरी लड़ाई एजुकेशन सिस्टम के लिए है। मेरी लड़ाई बच्चों को गधा बनाने की लड़ाई नहीं है। इतना वजन उनके कंधों पर खेल दिया गया है। खुद मेरे बच्चों के बैग का वजन 15 किलो से कम नहीं है। मेरी लड़ाई इस बात की है। लेकिन लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब आपके पास राजनीतिक ताकत होगी। अगर राजनीति की ताकत नहीं है तो आपकी इस दुनिया में कोई औकात नहीं है, मेरी भी कोई औकात नहीं है। मैं सितारगंज में डस्टबिन रखवाने के लिए 50 बार एसडीएम से मिल गया, सुखदेव सिंह से बात हो गई, वार्ड मेंबर से बात हो गई, इन्होंने डस्टबिन नहीं रखवाए, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है साफ सुथरा माहौल हमें मिल पाए। मेरी लड़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई है, मजबूत सड़कों की लड़ाई है जो 25-30 साल तक ना उखड़े, अच्छी ढकी हुई नालियों की लड़ाई है। अगर ये नालियां ढकी हुई होती, इस पर लोहे के एंगल की प्लेटें ऊपर से लगी हुई होती, तो रोड अपने आप चौड़ी हो जाती, इसमें जाने वाली गंदगी नहीं जाती। अगर इसके पानी का ड्रेनेज सिस्टम सही होता तो आधी बीमारियों की जड़ खत्म हो जाती। मेरी लड़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई है, मेरी लड़ाई रोजगार की लड़ाई है। आज की बीजेपी सरकार ने रोजगार बर्बाद कर दिया। दिल्ली में देखिए, बिहार में देखिए, ना ठेले वाले को ठेला लगाने दे रहे हैं, ना दुकान वाले को दुकान चलाने दे रहे हैं। क्यू मार्ट खुलवा दिए, अंबानी से कह दिया हर शहर में हर गली में अपना एक बड़ा क्यू मार्ट खोल लो। और इस क्यू मार्ट को खोलने से हुआ क्या, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे भारत में 12 लाख से ज्यादा परचूनी की दुकानें बंद हो गई। परचूनी की दुकान, आप सोच नहीं सकते कि परचूनी की दुकान भी बंद हो सकती है, बंद हो गई। आज परचूनी की दुकानें केवल और केवल दूध का पैकेट लेने के लिए चलती है, अगरबत्ती धूप बत्ती खरीदने के लिए चलती है, 1 किलो चीनी खरीदने के लिए चलती है। अगर 2000 का सामान खरीदना है तो सीधा सीधा क्यू मार्ट पे चले जाओ। उन्होंने एक ऐसा ताना बाना इस देश के अंदर बुना है ताकि रिटेल मार्केट भी जो है अमीर आदमी के हाथ में पहुंच जाए और गरीब का बाजार खत्म हो जाए। बच्चों के हाथ में कल को दुकान खोलने की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। हर चीज पर ऑनलाइन बिजनेस का कब्जा करा दिया गया है। जूते चप्पलों की, कपड़ों की 7 लाख से ज्यादा दुकानें पूरे भारत में बंद हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी ने लोकसभा में कहा है। ऐसी खबरें कोई नहीं दिखाता क्योंकि गोदी मीडिया बिक चुका है, वो सरकार की गोद में बैठा हुआ मीडिया है।
जो जनता की, मेरी और आपके हक की बात नहीं करता। वो सिर्फ ये साबित करने में लगा रहता है कि सरकार सच्ची है, सरकार सच्ची है, बस सरकार सच्ची है। कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं और जंतर मंतर पर बैठा पढ़ा लिखा युवा उस पर पैलेट गन चलाई जाती है। बिहार में तो AK-47 तक चला दी गई, डंडे चलाए गए, पत्थरों की गाड़ियां खुद पुलिस और आर्मी वाली लेके आए और पत्थर उन पे चलाए गए और पत्थरों का इल्जाम में जेल में भी उन्हीं बच्चों को ठूस दिया गया। क्या मांगते हैं? अपना हक मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, कहते हैं पेपर लीक मत होने दो, कहते हैं हमको पढ़ने दो, कहते हैं हमको ठेला लगाने दो, कहते हैं हमको दुकान खोलने दो, कहते हैं कि आदमी के हाथ में ताकत को दे दो, लेकिन इन्होंने ताकतें सिर्फ पैसे वालों के हाथ में दे दी। देश 50% से ज्यादा बर्बाद हो चुका है। जो समझ रहा है वो होशियार है और जो नहीं समझ रहा वो समझ जाएगा, क्योंकि बर्तन भांडे आधों के बिक चुके हैं और आधों के अगले 5 साल में बिक जाएंगे। जो मोटरसाइकिल 70,000 में आ जाती थी आज 1,10,000 की आती है, और अगर किस्तों पर चली गई तो 1.5 लाख से ऊपर चली जाती है। इन्होंने हमारे हाथ से मोबाइल तक छीन लिया, BSNL बंद कर दिया, MTNL बंद कर दिया, एयरसेल बंद कर दिया, हच बंद कर दिया, वोडाफोन खत्म कर दिया ताकि जियो जिंदा रहे, और जियो से हमें आदत डलवाई और आज छोटे छोटे मोबाइल बंद कर दिए। अब उसमें कॉल करने का डेटा नहीं आता, 300 रुपए का रिचार्ज तो करवाना ही करवाना पड़ेगा। हमें मोबाइल, कितने लोगों की औकात है नगद मोबाइल खरीदने की? बजाज फाइनेंस कंपनी को ठेका देकर 0 ब्याज पर मोबाइल दिला दिए लोगों के हाथों में, और ब्याज भरने की औकात आदमी की नहीं है। देते रहो और 10,000 के मोबाइल के बदले 15,000 रुपए जमा करो। जो गैस सिलेंडर ब्लैक में पहले तो 400 450 का मिलता था कांग्रेस के टाइम में, अगर मजबूरी में लाइन लगकर ब्लैक में भी खरीदना पड़ता था तो 700 में मिल जाता था, 600 700 100 रुपए 150 रुपए ऊपर। आज नॉर्मल सिलेंडर ही 1,000 रुपए पार कर दिया है। हमारी मोटरसाइकिलें जल्द से जल्द बर्बाद हो जाएं, 2023 से पहले की गाड़ियां बंद हो जाएं और गाड़ी वालों का प्रॉफिट बढ़े, इसलिए इन्होंने E20 पेट्रोल निकाल दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गाड़ियां 2023 से पुरानी, जिसके पास भी गाड़ी होगी वो E20 पेट्रोल नहीं झेल सकती, उसका इंजन तो जल्द से जल्द खराब हो जाएगी और फिर नए इंडस्ट्रियलिस्ट को नई बाइकें बेचने का मौका मिलेगा और आपको कर्ज में डुबाने का मौका मिलेगा। बैंक का कर्जदार बनाकर आपके खून को चूसने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। रोजगार बर्बाद कर दिए, सरकारी संस्थाओं को बंद कर दिया। आज बच्चे अगर ये सोचेंगे कि मैं पढ़ लिख कर सरकारी टीचर बनूंगा तो आपके लिए रोजगार छोड़ा ही नहीं, बनोगे कहां से? जब 1,20,000 सरकारी स्कूल ही बंद कर दिए तो अब टीचरों की जरूरत कहां रह गई? यहां तक कि प्राइवेट स्कूलों का हाल आप देखिए, उनको इतनी छूट दे दी गई है, किताबें भी वही बेचते हैं, पानी की बोतल भी वही बेचते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स भी वही बेचते हैं। अरे बाजार में किताबों की दुकानें बंद ही तो हो जाएंगी। कल को मेरे और आपके बच्चे अगर सोचेंगे कि हम एक किताब की दुकान खोलेंगे तो किसके लिए खोलेंगे, जब स्कूल ही पढ़ा रहा है और स्कूली किताबें बेच रहा है। बस जूते चप्पल बेचना और बाकी रह गया है, वो भी वो जल्दी कर लेंगे। तो ये सब सरकार की मर्जी से हो रहा है। बैंड बजा दी गई है, सीधी शब्दों में समाज की बैंड बज गई है, देश की बैंड बज गई है। और मैं यहां पर खड़ा हूं, कई दिनों से गांव गांव प्रचार कर रहा हूं। हर समाज 2 हिस्से में बट गया है। यहां पर कई लोग मुस्लिम समुदाय के हैं, मैं जानता हूं और मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने मुस्लिम समुदाय को 2 हिस्सों में बटा हुआ देखा है। एक अमीर मुस्लिम जिसके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, दुकान है, बिजनेस है, जमीन है,
वो बीजेपी के साथ है। सौरभ भैया जिंदाबाद, सौरभ भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। और कल आपके बीच में सौरभ भैया को लेकर आएंगे और हाथ जोड़कर कहेंगे हमारा भैया जिंदाबाद। और जो गरीब मुस्लिम है उसकी तो बहुत ही बुरी तरह बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि ना तो रोजगार की व्यवस्था है, ना बड़े घर की व्यवस्था है, ना एसी है, ना गाड़ी है। स्थितियां बद से बदतर कर दी गई हैं। दावेदारी कांग्रेस की तरफ से मेरी भी है। 4-5 लोग खड़े हैं, नारायण पाल भी खड़े हैं, जहां बुलाया वहीं आया आपका अपना नारायण पाल। करण जंग खड़े हैं। जिसको आप लोग पसंद करेंगे पार्टी उसको टिकट देगी। अगर आप लोगों ने मुझे पसंद किया तो पार्टी मुझे टिकट दे देगी, मुझे पसंद नहीं किया तो पार्टी औरों को टिकट दे देगी। सत्ता परिवर्तन समाज को बचाने के लिए जरूरी है। सत्ता परिवर्तन, क्योंकि जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहां धर्म पर लेकर लड़ाई नहीं है। वहां आरएसएस, हिंदू विश्व परिषद, हिंदू महासभा जैसे आतंकवादी संगठन जो उपद्रव मचा रहे हैं ये चुप बैठे हुए हैं। और जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां इनका तांडव खुलेआम घूम रहा है। लड़ाई समाज को बचाने की है। मेरा जरूरी क्यों है? क्योंकि मेरे जैसी सोच किसी के पास नहीं है। अगर मुझे कल को आप लोगों की वजह से टिकट मिलता है, आप लोग मेरी आवाज बनकर दूसरों तक बात पहुंचाते हैं, तो मैं सही मायनों में विकास के लिए काम करूंगा। मैं सही मायने में ईमानदारी के लिए लड़ने के लिए खड़ा हूं। मैं आज आपके बीच में यहां बोल रहा हूं, कल मैं विधानसभा को भी हिला दूंगा। मैं उस हर आदमी को हिला दूंगा जो आपका हक छीनने की कोशिश करेगा, क्योंकि मुझे अपना हक छीनता हुआ देखना भी पसंद नहीं है। और मेरी जो बातें हैं ये मेरे दिल से निकल रही हैं, आप समझ सकते हैं। मैं किसी स्क्रिप्ट लिखी हुई यहां पर नहीं पढ़ रहा हूं। यहां किसी टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर नहीं बोल रहा हूं। जो सोचता हूं वो कहता हूं। सीधी बातें हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो जो बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि ये देश के दुश्मन तो है ही हैं, ये आपके भी दुश्मन हैं। ये जो भी, मैं साफ सुथरे शब्दों में कहता हूं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है ये सिर्फ अपने पैसे की वजह से साथ है, ये अपनी ठेकेदारी की वजह से साथ है। और इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, ये अपने मुकदमों को दूर कराने के लिए इनके साथ है। ये समाज के साथ नहीं है, इनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। इनसे दूरी बना लीजिए। मैं खुद ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करता जो बीजेपी के समर्थक हैं, क्योंकि ये मेरी नजर में अंधभक्त हैं। और अंधभक्त कौन होता है? जो मान लेता है कि, राहुल गांधी ने परसों एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अंधभक्त वो होता है जो एक गधे को समझता है कि ये भगवान है। यहां पर गधा किसको कहा गया है और भगवान किसको कहा गया है आप समझ रहे हैं। अंधभक्त वो है जिसके दिमाग की खिड़कियां बंद हैं, क्योंकि जिसकी आंखों की आंखें बंद हैं उसे हम अंधा कह के उस पर लाचारगी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन जिसके दिमाग की खिड़कियां बंद हो चुकी हैं, जिसको दिखाई नहीं दे रहा, वो अंधा है, दिमाग से अंधा है। और ऐसे लोग एटम बम हैं, ऐसे लोग बम हैं, लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। इनकी रोजी रोटी इसी के सहारे चलती है। इस समाज को बचाना है, अपनी गलियों को बचाना है, अपने देश को बचाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस भाईचारे की व्यवस्था को फिर से जिंदा करना है। और हम बचाएंगे, इस बात का हमारा वादा है। मेरा वादा है आप लोगों से। मैं आप लोगों के विकास के लिए लड़ रहा हूं, तरक्की के लिए लड़ रहा हूं, बच्चों की एजुकेशन के लिए लड़ रहा हूं। एक बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में जाता है तो 1 साल का खर्च लगभग 50,000 का है, पढ़ाई का खर्च।
और 2 बच्चे लगभग सबके होते हैं। अगर 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 1 साल का खर्च 1 लाख से ऊपर आता है। अगर हम सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बना देंगे तो 1 लाख रुपए 1 साल का बचेगा, तो हमारा घर बन जाएंगे, हमारी दुकानें भर जाएंगी, हमारे पास एसी होगा, हमारे पास कूलर होगा, हम बिजली का बिल दे पाएंगे, हम अच्छा पानी पी पाएंगे, पैसा अगर बचेगा। मैं इस सितारगंज के अस्पताल को रेफर सेंटर नहीं बनाना चाहता, इसके अंदर ऑपरेशन होने चाहिए, बच्चे ऑपरेशन से यहीं पैदा हो जाने चाहिए। रेफर करने का सेंटर मुझे बुरा लगता है। हड्डियों का ऑपरेशन यहां होना चाहिए, पेट के ऑपरेशन यहां होने चाहिए, तो यहां पर 2-2, 3-3 लाख रुपए देकर डॉक्टरों को बिठाना पड़ेगा और उनसे ईमानदारी से काम करवाना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, चुनाव का समय नजदीक आ गया है तो आजकल 4-6 डॉक्टर यहां बैठा दिए गए हैं और बीजेपी वालों ने प्रचार चालू कर दिया है, विकास पुरुष सौरभ भैया की जय, बोलो जय श्री राम, हो गया काम। और जैसे ही चुनाव खत्म, डॉक्टर गायब, विकास पुरुष भी साथ में गायब। 10 साल में नहीं बिठा पाए, 10 साल में ऑपरेशन की सुविधा चालू नहीं करा पाए। वो तो शुक्र है वो बड़ा अस्पताल सिटकुल वालों ने बनवा दिया। कई लोग सोच रहे होंगे कि सौरभ भैया ने बहुत अच्छा सरकारी अस्पताल बना दिया है, तो गलतफहमी दूर कर देता हूं। यह सरकारी अस्पताल सिटकुल की कंपनियों ने बनवाया है, क्योंकि उनके साथ एक टाई अप होता है कि समाज सुधार के लिए कुछ काम करोगे, और समाज सुधार के लिए काम करने का मतलब है किसी सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगवा दोगे, पंखे टंगवा दोगे, सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग में थोड़ा बहुत पैसा लगा दोगे, इसलिए वो बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन वो बिल्डिंग रेफर सेंटर है, सर्दी जुकाम बुखार से ज्यादा इलाज वहां नहीं होता। लूट मची पड़ी है, बंटाधार हो चुका है। खुद मोदी सरकार का कल का आंकड़ा मैं लोकसभा में सुन रहा था कि भारत में 2,06,265 इंडस्ट्रीज बंद हो गई। गूगल करके देख लो, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर 2 लाख से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो प्राइवेट रोजगार भी कहां से आएगा? सरकारी रोजगार बर्बाद किया, दुकानों को बर्बाद किया ऑनलाइन व्यापार शुरू कराकर, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज बंद कर दी, रुपए धड़ाम हो चुका है। कांग्रेस की सरकारों ने 70 सालों में 75 सालों में 70 सालों में 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया, और इन्होंने उस कर्जे को बढ़ाकर 205 लाख करोड़ सरकारी आंकड़ा कह रहा है, लेकिन एक्चुअल तो 255 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। कर्ज में डूबना क्या होता है आप लोग जानते हैं, जिसके ऊपर बैंक का कर्ज है क्या होता है। तो जब देश कर्ज में डूब जाएगा तो फिर क्या होगा? हमारी और आपकी जेबों से ही ये पैसा निकलेगा, सिलेंडर के रूप में, पेट्रोल के रूप में। 102 रुपए का पेट्रोल, वो भी मिलावटी गन्ने का जूस जिसे इथेनॉल कहते हैं, और उसी इथेनॉल से दारू बनती है जिसे हम पीकर खुश रहते हैं। नकली चीजें बेचकर, भरपूर नकलीपन, दवाइयां नकली, खाने पीने का सामान नकली, सब कुछ नकली हो गया है, नकली से भर दिया गया है। नए गांव में बच्चों को मरते हुए देखा होगा, आप लोगों में से कई रिश्तेदार भी रहे होंगे। हालात देखिए आप, ये गाली निकलती है और मन करता है इनको गंदी गंदी गाली दूं, लेकिन सभ्यता रोक देती है। क्या मांगती है जनता? एजुकेशन मांगती है जनता, इंफ्रास्ट्रक्चर मांगती है जनता, रोजगार मांगती है जनता, पीने का पानी मांगती है जनता, साफ सुथरी सड़कें मांगती है जनता। आजकल मैं गांव में घूम रहा हूं, पंडरी के अंदर प्रचार करने गया था, बुरे हाल हैं, इतने बुरे हाल हैं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार भी पंडरी वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं, 2015 में मैंने पंडरी से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा, तब मुगनी अहमद वहां पर खड़े थे मेरे विपक्ष में। मैंने इतना समझाया उन लोगों को कि अगर मैं नहीं जीता तो तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया और मुझे वोट ना देकर के मुगनी अहमद को वोट दिए भरपूर और उसको जिता दिया। आज 2015 की बात बता रहा हूं, 2026 11 साल भी बाद भी उसी गंदगी में रह रहे हैं, क्योंकि जनता भी दूध की धुली हुई नहीं है।
अगर भ्रष्टाचारी एक प्रधान है तो वो इसलिए भ्रष्टाचारी है क्योंकि वो जानता है कि मैंने 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए खर्च करके प्रधान बना हूं। मैं इन लोगों को दारू पिलाकर प्रधान बना हूं, इनकी जेब में रात को नोट डालकर प्रधान बना हूं, इनको मुर्गा खिलाकर प्रधान बना हूं, इनको मछली खिलाकर प्रधान बना हूं। तो गलत क्या कर रहा है? प्रश्न है, गलत क्या कर रहा है? अरे तेल तो तिल से ही निकलेगा। यह है नेता का भ्रष्टाचार। और सरकार का भ्रष्टाचार क्या है? एक पटवारी के पास जाइए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने का पैसा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अरे कोई भी प्रमाण पत्र बनवा लीजिए आप उससे, बिना पैसा दिए आपका एक काम नहीं होता। यह सरकारी भ्रष्टाचार है। एक प्लॉट खरीदिए, रजिस्ट्रार आपसे 5,000 की रिश्वत लेता है और आपका खुद का वकील उसे 5,000 दिलवाता है, आपको बताता भी नहीं है। यह सरकार का भ्रष्टाचार है। और जनता का भ्रष्टाचार, जैसा मैंने कहा, जनता दूध की धुली नहीं है। जिस दिन आपने उसका दिया हुआ पैसा अपनी जेब के अंदर रख लिया, आप भ्रष्टाचारी हो गए। जिस दिन आपने उसका मुर्गा खाकर अपना ईमान बेच दिया, आप भ्रष्टाचारी हो गए। जिस दिन आपका जमीर मर गया, आप भ्रष्टाचारी हो गए। और हर इंसान का जमीर यहां पर मरा हुआ है, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। यही चक्कर है कि हम आज भी सिर्फ कल्पना में जीते हैं, हमें अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिलती। इस बात को बदलना होगा। मेरी आवाज बनकर मेरी बात को आगे तक पहुंचाना होगा। अगर आप लोगों ने एक दूसरे से बात करके इस बात की चर्चा शुरू कर दी कि मेरे जैसा आदमी विधायक बनना चाहिए, तो कल को जब कांग्रेस पार्टी सर्वे करने आएगी तो मेरा नाम सबसे ऊपर होगा और हो सकता है मुझे टिकट मिल जाए। तभी आप लोगों के जीवन में बदलाव आने वाला है। वरना मैं जैसे जी रहा हूं वैसे जीऊंगा और आप जैसे जी रहे हैं वैसे जिएंगे। 5 साल बाद जिंदा रहेंगे तो फिर यही मिलेंगे और इसी तरीके से मिलेंगे। हालात खराब और बद से बदतर रहेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कुछ कहना चाहते हैं तो माइक पकड़कर कह सकते हैं।